नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480530969608608975523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड पीसीएस एग्जामिनेशन के लिए हम लगातार अपनी जो पेड क्विज है उसको वीडियो फॉर्मेट में देख रहे हैं। अगला वीडियो यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। हमारे ग्रुप्स भी चल रहे हैं यूकेपीएससी के लिए, उसमें एडमिशन के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स इस वीडियो को खोल करके देखिएगा। वहाँ पे हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो है वो दे रखे हैं, उस पर कॉन्टैक्ट करके आप पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक, और प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, तो पेड क्विज इसीलिए यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण है, इसको देखते चलिएगा। हम स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। कहा गया है डायमंड बैक मोथ किस फसल का कीट है। ठीक है, तो हमारे प्लांट्स में कुछ जैसे कि इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं तो कुछ पॉपुलर हैं उसी में से, तो उनके बारे में पूछा जाता है। तो ये है, इसमें हमारा जो गोभी होती है ना, कॉलीफ्लावर, ठीक, फूल गोभी स्पेशली, उसमें पाया जाने वाला कीट है। इसीलिए जैसे कई बार कहा जाता है कि जो सर्दियों में मोस्टली जो गोभी का सीज़न होता है तो उसको कहा जाता है कि इसको देख के खाइए, अदरवाइज या फिर इसको उबाल लीजिए, है ना, काट करके फिर उसको सब्जी बनाइए। आगे देखें, ICAR की स्थापना कब हुई है? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ठीक, तो पहले इसको इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च के नाम से जानते थे ब्रिटिश टाइम पीरियड में, लेकिन ब्रिटिश काल में ही जुलाई 1929 में, ठीक, इसकी स्थापना, इसको मतलब एक तरीके से रीस्टैब्लिश किया गया एज ICAR। तो ध्यान रखेंगे फर्स्ट विकल्प जो है। टमाटर आजकल बड़े महंगे चल रहे हैं, ठीक है, उसमें एक प्रकार की बीमारी ही हो जाती है। कई बार आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे टमाटर होते हैं उसमें ऐसे उनके बीच में, है ना, क्रैक हो जाते हैं। ठीक, तो क्रैक हो जाता है, फट जाता है, ठीक है, पेड़ में लगे होने के दौरान ही। तो ये किस कारण से होता है ऐसा? तो उसमें बोरॉन की कमी होती है। नेक्स्ट है, सेंट्रल प्लांट प्रोटेक्शन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? केंद्रीय पौध संरक्षण प्रशिक्षण संस्थान। तो ये हैदराबाद में है और इसकी स्थापना का वर्ष था 1966, इसको भी ध्यान रखिएगा। आलू के मोज़ैक का कारक क्या होता है? ठीक है, एक प्रकार की बीमारी है जो आलू होती है, हमारी आलू की फसल, तो आलू में हो जाता है मोज़ैक, तो ये कॉजेटिव एजेंट होता है इसका वायरस। बीज अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ था इंडिया में? सीड एक्ट। 1965 का जो इंडिया पाकिस्तान वॉर हुआ उसके बाद देखेंगे उस टाइम पे कुछ सूखे की भी स्थिति थी, तो फूड शॉर्टेज बहुत हुई थी इंडिया में। ठीक, उसी सब के आसपास जो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, इसकी स्थापना, सीड एक्ट, है ना, तो ये सब चीज़ें कई सारी की गई फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ फूड सिक्योरिटी जो इंडिया में है। तो उसी क्रम में ध्यान रखेंगे, तो ये इसका वर्ष है 1966। आगे है, थॉमसन सीडलेस किसकी एक किस्म है? तो एक वैरायटी है ये अंगूर की, ऑप्शन सी। ठीक, इसको जैसे इंडिया में ये सुल्तानिया, है ना, सुल्तानिया फिर सुल्तानिना करके एक नाम है, एक बार सर्च कर लीजिएगा, इस नाम से भी जाना जाता है। और इस वैरायटी को जो है ये जो अल्कोहल बेसिकली जो है उसको बनाने में भी यूज़ करते हैं, और एक प्रकार की जो है सीडलेस वैरायटी होती है। ठीक है, जिससे कई सारे अंगूर आपने खाए होंगे तो उसमें सीड्स मिलते हैं आपको, बट इसमें जो है थोड़ा इन चीज़ों की कह लीजिए एकदम ना के बराबर स्थिति है। अब देखिए, अभी सीड एक्ट के बारे में हमने बात की थी, तो उसी के बाद इंसेक्टिसाइड एक्ट भी बना था, कीटनाशक। तो वर्ष बताना है, तो इंसेक्टिसाइड्स के, है ना, एक तरीके से इंपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट, डिस्ट्रीब्यूशन, इन सब चीज़ों को मैनेज करने के लिए लीगल एक्ट के रूप में 1968 में ये हमारा इंसेक्टिसाइड एक्ट जो है ये बना था। एक फेमस बीमारी है करनाल बंट, इसमें से किस एग्रीकल्चरल क्रॉप जो है उसमें होती है? तो गेहूं की फसल में होने वाली बीमारी है ये। मुख्य रूप से एक फंगस होता है, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे, फंगस से होने वाली बीमारी है। टिलेटिया इंडिका करके एक जो है फंगस होता है, उसके माध्यम से ये, है ना, करनाल बंट गेहूं में मुख्य रूप से होता है। नेक्स्ट है, छिलके वाले चावल को क्या कहा जाता है? आजकल काफ़ी पॉपुलर है ब्राउन राइस। ठीक, तो डी हल्ड राइस या फिर जो है ये कैरियोप्सिस बोलते हैं इसको। ठीक, उसी के नाम से जाना जाता है। विकल्प बी को चुनेंगे। नेक्स्ट है, रेशम के उत्पादन को क्या कहा जाता है?
तो साइंटिफिक जो ये प्रोडक्शन टर्म्स हैं, जैसे एपीकल्चर जो है ये हनी बीज जो होती है मधुमक्खी पालन को कहते हैं। सेरीकल्चर ये रेशम उत्पादन से संबंधित है। फ्लोरिकल्चर फूलों के उत्पादन से संबंधित है, ठीक है। तो यहाँ पे बी विकल्प को चुनेंगे हम। ऑपरेशन फ्लड किस वर्ष में प्रारंभ हुआ था? ठीक, ऑपरेशन फ्लड, इसका दूसरा नाम क्या है? व्हाइट रेवोल्यूशन, दुग्ध क्रांति। तो विश्व का जो है सबसे बड़ा रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम के रूप में इसको लॉन्च किया गया 1970 में इंडिया में। और जो है जैसे ये भारत में इसके एक तरीके से लीडर के रूप में डॉक्टर वर्गीज कुरियन का नाम ध्यान रखिएगा, ठीक। विश्व खाद्य दिवस किस तिथि को मनाते हैं? तो ये प्रतिवर्ष जो है फूड की इंपॉर्टेंस है ना, उसकी बर्बादी ना करना, इन सब चीज़ों के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए मनाया जाता है 16 अक्टूबर को। डिगबोई रिफाइनरी जो कि असम में है, इसका संचालन इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड करती है। इसकी स्थापना का वर्ष बताना है। तो जो हमारी डिगबोई रिफाइनरी है इसको जो है इंडिया में बर्थ प्लेस ऑफ रिफाइनरी इंडस्ट्री कहते हैं, ठीक। इसको ध्यान रखेंगे। इसकी स्थापना हुई थी दिसंबर 1901 में। ट्रॉम्बे रिफाइनरी जो कि महाराष्ट्र में है, इसका संचालन हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन करती है। देखिए जितनी भी ये लिस्टिंग है एक बार देखिएगा, कई सारी रिफाइनरीज जो हैं वो अलग अलग कंपनियों के द्वारा चलाई जाती हैं, ठीक है। तो उसी में यहाँ पे जो ये इसको हिंदुस्तान पेट्रोलियम चलाती है, इसकी स्थापना वर्ष के बारे में बात करें तो 1954 में। अब है नूनमती रिफाइनरी जो कि कहाँ पे है? असम में ये भी है, वही पूछा गया है। इसका ऑपरेशन कौन करता है? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, ठीक। तो ये जो है 1962 में कमीशन हुई थी, इसको भी ध्यान रखेंगे, और असम राज्य में है, गुवाहाटी में। नेक्स्ट है बरौनी रिफाइनरी का संचालन इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन करती है, और यह किस राज्य में स्थित है? तो ये वाली ऑयल रिफाइनरी हमारी बेगूसराय में स्थित है, बिहार में। 1964 में जो है एस्टेब्लिश किया गया था इसको। आगे देखिए, कलपक्कम नाभिकीय ऊर्जा प्लांट तमिलनाडु में स्थित है। इसकी स्थापना वर्ष जो है वो बताना है। तो चेन्नई के अराउंड जो है ये एस्टैब्लिश्ड है कलपक्कम, और 1984 जो है विकल्प चुनेंगे हम फर्स्ट। इसमें देखें जैतपुर नाभिकीय ऊर्जा प्लांट महाराष्ट्र में स्थित है। इसकी स्थापना वर्ष बताना है। तो ये एक अंडर कंस्ट्रक्शन हमारा है ना न्यूक्लियर पावर प्लांट है, 2017 से एस्टैब्लिश्ड है, ठीक, महाराष्ट्र में। विकल्प सी। नेक्स्ट है माही बांसवाड़ा नाभिकीय ऊर्जा प्लांट किस राज्य में प्रस्तावित है? तो ये कई सारे जैसे ये प्रपोज्ड वालों की भी लिस्ट है ना पावर प्लांट्स की, देख लीजिएगा। उसमें से ही एक ये है, जैसे 2018 में रिसेंटली कुछ अपडेट हुए थे इनके अप्रूवल के संबंध में। तो राजस्थान में ये मतलब जो है इसको बनाया जाएगा। राष्ट्रीय स्तर पर जीआई का विनियमन किस अधिनियम के तहत किया जाता है? तो ये जो जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग हमारे कुछ प्रोडक्ट जो होते हैं भारत के, देखते हैं आप, उनको दिया जाता है समय समय पे। जैसे इंडिया में सबसे पहला जीआई प्रोडक्ट जो अकॉर्ड किया गया था किसको? दार्जिलिंग टी को। इसको भी ध्यान रखना है, ठीक। तो इनके रेगुलेशन जो है वो किससे होते हैं? तो जीआई टैग एक्ट बना था 1999 का, और ये इन्फोर्समेंट में है सितंबर 2003 से। इसको ध्यान रखेंगे। और रिसेंटली अभी 2023 में जो सबसे लास्ट बार अकॉर्ड किए गए हैं हमारे कुछ 7 जीआई टैग, तो इनकी भी लिस्ट एक करंट अफेयर के हिसाब से भी देखिएगा। तो फिलहाल विकल्प जो है बी को चुनेंगे। देखिए अभी आपको बताया कि जो पहला उत्पाद मिला था तो 2004 में दार्जिलिंग टी को मिला था। एक बार किसी प्रोडक्ट को जीआई टैग दिया जाता है, ठीक है, तो कितने वर्षों के लिए वो मान्य होता है? तो 10 वर्षों के लिए, ठीक। नेक्स्ट है गुच्छी मशरूम किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश का जीआई टैग है? तो बहुत ही हेल्दी एक बेनिफिट्स वाला एक वैरायटी है हमारा मशरूम का, गुच्छी मशरूम, जम्मू कश्मीर से संबंधित है। इसका करीब जो है 1 किलो का प्राइस लगभग 30-35 हज़ार रुपये किलो से ज़्यादा होता है, तो ध्यान रखेंगे। विकल्प डी को चुनेंगे। इसको जो है लोकल लैंग्वेज में थुंटू भी कहा जाता है, ठीक है। गुच्छी वैसे नाम है, थुंटू। एक न्यूट्रिशनल वैरायटी होती है चावल की, ब्लैक राइस, किस राज्य का जीआई टैग है ये? तो उत्तराखंड की। पहली बात, आप जितने भी जीआई टैग्स हैं इसकी लिस्ट देखिएगा, ये संबंधित है मणिपुर से, ठीक। विकल्प सी। जीरा फूल राइस कहाँ का जीआई टैग है? तो एक एरोमेटिक टाइप ऑफ राइस ये भी है, काफ़ी पॉपुलर, छत्तीसगढ़ स्टेट से संबंधित है, ठीक। नेक्स्ट है सोहराई
खोआर पेंटिंग और कोहबर कला किस राज्य का जीआई टैग है? तो ये देखेंगे, ये भी हमारा जो है इसका है झारखंड का। ठीक, भारत के संविधान को बनाने के लिए कई सारी समितियां बनाई गई। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंतर्गत उसके सदस्यों को शामिल करके। उसमें से ये कमेटी थी स्टीयरिंग कमेटी, यानी कि संचालन समिति। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो वही पूछा गया इस प्रश्न में कि कौन से अध्यक्ष और उनकी समिति के साथ वो जोड़ी सुमिलित नहीं है। तो जेबी कृपलानी नहीं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है स्टीयरिंग कमेटी से संबंधित है। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो डीपीएसपी हमारा जो पार्ट है 4, उसका अनुच्छेद है 49, जिसमें हमारे पब्लिक प्लेसेस जो है, मॉन्यूमेंट्स हैं, इन सबको सेफ गार्ड करना, इनको प्रिजर्व करना हमारा एक तरीके से ऑब्लिगेशन है ना, या कह लीजिए स्टेट का ऑब्लिगेशन भी है। इन सब चीज़ों के बारे में बताता है आर्टिकल 49। अब है कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ये बहुत ध्यान से देखा करिए क्या पूछा गया है। कॉन्स्टिट्यूशन के हमारे कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं और किस अनुच्छेद में वो प्रावधान वर्णित है, उसमें से गलत है अनुच्छेद 27 वाला। धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की जो स्वतंत्रता है, अनुच्छेद 26 में इसका उल्लेख है। राष्ट्रपति के द्वारा शपथ प्रतिज्ञान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो जैसे आपको याद हो 2022 के जुलाई में हमारे नए राष्ट्रपति का चुनाव हुआ द्रौपदी मुर्मू जी के रूप में। तो जब चुनाव के बाद वो अपने पद की शपथ लेती हैं, ओथ एंड अफर्मेशन जो भी चीजें हैं, तो ये कहाँ मेंशन है? आर्टिकल 60 में भाग 5। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संविधान के किस भाग में है? तो सीएजी जो हमारे सेंट्रल लेवल पे ऑडिट अकाउंट्स वगैरह इन सब से संबंधित ऑफिस है, इसके बारे में प्रावधान भाग 5 में है। भाग 5 में आर्टिकल 148 से 151 के मध्य देखेंगे। निम्नलिखित में से वरीयता अनुक्रम में सबसे बड़ा पद कौन सा है? तो भारत में जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसेज हैं, ये आप जितने भी देखते हैं, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर कह लीजिए, तो इनकी एक सूची है ना, वरीयता सूची की सबसे बड़ा कौन है, फिर कौन है उससे, है ना। तो सबसे फर्स्ट नंबर पे कौन आते हैं? भारत के राष्ट्रपति। ठीक है, उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट, फिर प्राइम मिनिस्टर, फिर गवर्नर ऑफ स्टेट्स जो होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद ऐसे क्रम चलता जाएगा। तो अब इन विकल्पों की अगर हम बात कर लें तो इसमें भारत के जो मुख्य न्यायाधीश का पद है वो 6ठे नंबर पे आता है। ठीक है, मतलब 6ठे नंबर पे 2 ऑफिस आते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और स्पीकर ऑफ लोकसभा। ठीक है, तो ये इसमें से सबसे बड़ा ऑफिस हो जाएगा, विकल्प सी को चुनेंगे। अब जैसे अन्य ऑफिस की बात करें जो यहाँ पे लिखे हैं, अटॉर्नी जनरल और चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, तो नंबर वाइज देखेंगे तो ये लोग आते हैं इस पे 9A एक पार्ट है, मतलब नंबरिंग है। ठीक है, और जैसे फिर इसमें बच गए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो ये बहुत बाद में आते हैं 21 नंबर पे। इसमें देखें किस एक अधिकार को डॉक्टर BR होना चाहिए, भीमराव होता है। ठीक है, तो भीमराव अम्बेडकर के द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के हमारे जो फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड किए गए हैं, तो उनके हनन के पश्चात उनके इन्फोर्समेंट के लिए हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी का आर्टिकल है 32, जिसमें 5 प्रकार की रिट्स जारी की जाती हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, तो इसी प्रावधान को जो है यहाँ पे संविधान की आत्मा कहा गया भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा। लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित हैं? तो हमारे लोकसभा में जितनी भी सीट्स अभी, जैसे अभी का जो हमारा क्लासिफिकेशन है, ठीक है, उसमें से शेड्यूल्ड जो कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब हैं, दोनों को मिला करके कुल है 131। इनका अलग अलग हम देखेंगे तो SC के लिए है कुल 84, ST के लिए 47। ठीक है, तो फर्स्ट विकल्प को चुनेंगे। भारतीय संविधान में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो किसी भी, ध्यान दीजिएगा, सामान्य लॉ के केस में, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के केस में नहीं। ठीक, अगर कोई भी मान लीजिए ज्वाइंट सेशन कराने की ज़रूरत पड़ती है तो ऐसे सेशन को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कॉल करते हैं और उस सेशन की अध्यक्षता, यानी कि जो लोकसभा प्लस राज्यसभा दोनों मिल करके सेंट्रल हॉल में मीटिंग करते हैं, वहाँ पे लोकसभा के स्पीकर उसको प्रिसाइड करते हैं। तो ये प्रावधान कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 108 में है और ये हमने जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड किया, मतलब अडॉप्ट किया है, वो ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता प्रदान करता है? राइट टू पब्लिक एम्प्लॉयमेंट कह लीजिए। ठीक है, इक्वल अपॉर्चुनिटी। जैसे आप लोग इस सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो अब क्या है कि भाई एप्लीकेंट कोई भी हो सकता है जो कंडीशंस को फुलफिल करता है ना, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, पर सीट्स लिमिटेड है ना।
तो इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 16 है वो सब के लिए समान अवसर की जो समानता है उसको प्रदान करने का प्रावधान करता है। ऑप्शन सी को चुनेंगे। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है? ठीक है, ये आर्टिकल 76 में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के पद का प्रावधान है। ठीक है, तो इनका कोई नियत कार्यकाल नहीं होता कि इतने साल के लिए अपॉइंट होंगे। ये राष्ट्रपति के द्वारा ही अपॉइंट होते हैं और उनके प्लीजर पे होते हैं। ठीक है, जब तक वो चाहेंगे तब तक ये इनके पद पे बने रहते हैं, उसके बाद इनको हटा लिया जाता है। ठीक, बाकी के सब जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसर्स हैं इनकी अपॉइंटमेंट के प्रॉपर प्रोसीजर हैं। लोक निधि का अभिभावक किसको कहा जाता है? गार्जियन ऑफ लोक निधि या फिर पब्लिक अकाउंट कह लीजिए। ठीक है, तो सीएजी भारत के जो होते हैं वो हमारे अकाउंट्स को मैनेज मतलब उनकी स्क्रूटनी करने, उनको सब देखने या जांच करने की मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन उनकी है। ठीक, तो उनको ही यहाँ पे गार्जियन ऑफ पब्लिक अकाउंट यानी कि लोक निधि का अभिभावक कहा जाता है। लोकसभा में संविधान के किस संशोधन के द्वारा उसकी जो संख्या है 525 से बढ़ा करके 545 कर दी गई थी? तो ये हमारा 31st अमेंडमेंट हुआ था 1973 का। उसके माध्यम से जो भी वर्तमान में आप संख्या देखते हैं इसी अमेंडमेंट के द्वारा बढ़ाई गई। लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक आरक्षित सीटें हैं? तो जैसे अभी हमने ऊपर बात की थी कि कुल जो एसटी पॉपुलेशन के लिए सीट्स रिजर्व है उनकी संख्या है 47। उसमें से सबसे ज़्यादा जो सीटें आरक्षित हैं 6 सीटें मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार में ऐसी सीटें नहीं हैं। गुजरात के लिए 4 सीटें हैं, तो इसको ध्यान रखेंगे। उत्तराखंड में क्या कोई सीट है? अगर है तो बताइए ज़रा एसटी पॉपुलेशन की। लोकसभा का और राज्यसभा में गणपूर्ति संख्या कितनी होती है? तो बेसिकली कोरम संख्या एक होती है। ठीक है, कोरम ऐसी संख्या होती है मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स जिनकी उपस्थिति के बाद ही सभा की कार्यवाही हो सकती है। ठीक है, तो जैसे जितनी भी जो जैसे लोकसभा हो उधर राज्यसभा हो तो 1/10 ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट होने चाहिए, है ना। तो विकल्प सी। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के अनुसार पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम स्थापित की गई है? तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन सबसे पहले इंडिया में एस्टैब्लिश हुए राजस्थान में 1959 में। ठीक, बलवंत राय मेहता कमेटी 1957 में भारत सरकार ने गठित की थी और उनकी ही रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट किया था नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ने। और उसके बाद जो है यहाँ पे राजस्थान के नागौर से इसको शुरुआत किया गया और वहाँ पे जवाहरलाल नेहरू जी ने इसका सर्वप्रथम जो है उद्घाटन भी किया। तो ध्यान रखेंगे इसको। विकल्प हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा? सी वाला इसमें। ठीक, इसी के साथ यहाँ पे इस वीडियो को हम समाप्त करेंगे। सारे क्वेश्चंस को देख लीजिए और जो क्वेश्चंस मैंने पूछे होंगे कमेंट करके बताइएगा। हम कंटिन्यू करेंगे इसको अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।